हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेंटिक्स क्लासेस ऑनलाइन। और हम लोग बात कर रहे हैं डिटेक्शन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में, और उसमें सभी टेक्निक्स और सभी फॉर्मूले पर मैंने आपसे बात किया है, कर रहा हूं जो बचा हुआ है उस पर। और मैंने ये कहा था कि एक बार इस चैप्टर को अच्छे से रीड जरूर करना है, अच्छे से रीड जरूर करना है, क्योंकि मैंने केवल जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं अकॉर्डिंग टू नीट हमने उस पर बात किया है ना, सभी इंपॉर्टेंट चीजों को कवर कर लिया है, ऐसा कुछ छोड़ा नहीं है। लेकिन फिर भी एक बार आप इसको रीड जरूर कर लीजिएगा। तो ठीक है, हम लोगों ने पहले डिटेक्शन पर बात किया, और फर्स्ट ऑफ ऑल डिटेक्ट करने के लिए हम लैसेग्नेज एक्सट्रैक्ट बनाते हैं। तो यहां से एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, मुश्किल से 2-3 मिनट हमको रिवीजन में लगेगा, उससे भी कम लगेगा। ठीक है, तो पहले लैसेग्नेज एक्सट्रैक्ट बनाया। क्यों बनाते हैं लैसेग्नेज एक्सट्रैक्ट? टू कन्वर्ट ऑर्गेनिक और कोवेलेंट कंपाउंड इनटू आयोनिक कंपाउंड। क्यों बनाते हैं लैसेग्नेज एक्सट्रैक्ट? ऑर्गेनिक या कोवेलेंट कंपाउंड को आयोनिक कंपाउंड में कन्वर्ट करने के लिए हम लैसेग्नेज एक्सट्रैक्ट बनाते हैं, जिसमें सोडियम मेटल के एक छोटे से टुकड़े को इग्निशन ट्यूब में लेते हैं और रेड हॉट हीट करते हैं, देन इट इज प्लंज्ड इन फ्लास्क कंटेनिंग वाटर। ठीक है, और फिर ग्लास के जो टुकड़े रहते हैं उसको सेपरेट कर देते हैं, छान करके हटा देते हैं, फिल्टर कर लेते हैं। द फिल्ट्रेट इज कॉल्ड सोडियम एक्सट्रैक्ट, और इस फिल्ट्रेट को हम सोडियम एक्सट्रैक्ट कहते हैं। इसका काम क्या है? कोवेलेंट कंपाउंड को आयोनिक कंपाउंड में कन्वर्ट करना। उसके बाद सबसे पहला काम हम लोगों ने किया नाइट्रोजन का आइडेंटिफिकेशन। तो सोडियम एक्सट्रैक्ट, ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन, दोनों को फेरस सल्फेट के साथ बॉईल करते हैं, दोनों को फेरस सल्फेट के साथ बॉईल करते हैं। बॉईल करने के बाद थोड़ा ठंडा होने देंगे, और उसके बाद उसमें फेरिक क्लोराइड की 1 to 2 ड्रॉप और H2SO4 की 1 to 2 ड्रॉप ऐड करेंगे। उसके बाद ब्लू कलर आएगा, Fe4 FeCN होल 6 होल थ्राइस का ब्लू कलर आएगा। फेरी फेरोसाइनाइड का ब्लू कलर कंफर्म करेगा प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड। देन हमने बात किया सल्फर के डिटेक्शन के बारे में। तो सोडियम एक्सट्रैक्ट प्लस ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग सल्फर, सोडियम एक्सट्रैक्ट प्लस ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग सल्फर, उसमें हमने सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड ऐड किया, तो बना कंपाउंड सोडियम थायोनाइट्रोप्रोसाइड। सोडियम थायोनाइट्रोप्रोसाइड के बनने के कारण वॉयलेट कलर आ जाता है। दिस इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ सल्फर इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड। और सल्फर को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लेड एसीटेट भी मिला सकते हैं, जिसमें PbS ब्लैक बनेगा। कैडमियम सल्फेट भी मिला सकते हैं, CdS येलो कलर का कंपाउंड बन जाएगा। दिस इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ सल्फर। ठीक है, उसके बाद हमने हैलोजेंस को डिटेक्ट किया। तो जो सोडियम एक्सट्रैक्ट है उसमें सोडियम सॉल्ट वाले जो कंपाउंड है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, उसको हमने एसिटिक एसिड और AgNO3 और नाइट्रिक एसिड के साथ ट्रीट किया। तो ट्रीटमेंट करने पर अगर व्हाइट कलर आया तो इट इज कंफर्मेशन ऑफ क्लोराइड, अगर लाइट येलो आया तो ब्रोमीन, और अगर डार्क येलो आया तो कंफर्मेशन ऑफ आयोडीन, है ना। तो इट इज अबाउट द डिटेक्शन। उसके बाद हमने एस्टिमेशन पर बात किया, हाउ टू हाइड्रोजन इज एस्टिमेटेड। तो 2/18 का फॉर्मूला यूज किया हमने। 2/18 इंटू वेट ऑफ वाटर बाय वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100। कार्बन का डिटेक्शन कैसे करते हैं हम? कार्बन को एस्टिमेट कैसे करते हैं? 12/44 इंटू वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100। दिस मेथड इज यूज, दिस फॉर्मूला इज यूज टू कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ कार्बन। ठीक है, 12/44 इंटू वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू वेट ऑफ CO2 बाय वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100। देन हमने बात किया क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के डिटेक्शन एस्टिमेशन पर। तो 35.5 अपॉन 143.5 इंटू वेट ऑफ AgCl बाय वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100। और ब्रोमीन के लिए 80 अपॉन 188 इंटू वेट ऑफ AgBr दैट इज प्रोड्यूस इन द रिएक्शन, ओके, बाय वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100। परसेंटेज ऑफ आयोडीन कैसे निकाला? 127 अपॉन 235 into weight of AgI by weight of organic compound into 100। देन इसके बाद हमने अगले
प्रोसेस पर बात किया। सल्फर का परसेंटेज कैसे निकालते हैं, तो 32/233 इंटू वेट ऑफ BaSO4 बाय वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100। उसके बाद सल्फर के बाद फास्फोरस 62/222 इंटू वेट ऑफ Mg2P2O7, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन, बाय वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100। देन हम लोग बात कर रहे थे नाइट्रोजन के एस्टिमेशन के बारे में। तो दो मेथड है नाइट्रोजन के एस्टिमेशन की, ड्यूमा मेथड और ज़ाइडाल मेथड। तो ड्यूमा मेथड में हम कैसे कैलकुलेशन करते हैं, परसेंट वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन एट NTP। इसमें यह बात ध्यान रखना है कि वो NTP का वॉल्यूम होना चाहिए। अगर NTP पर नहीं होगा तो उसको हम P1V1/T1 इक्वल टू P2V2/T2 से चेंज करके NTP पर वॉल्यूम निकालेंगे। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन इन मिलीलीटर एट NTP नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर बाय 8 इंटू वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, 8 इंटू वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। उसके बाद ज़ाइडाल प्रोसेस के बारे में हमको बात करना है आज, है ना। तो ज़ाइडाल प्रोसेस और उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे हाउ टू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर प्यूरिफाई, और कुछ इंपेरिकल फॉर्मूले के बारे में भी बात करेंगे, हाउ टू कैलकुलेट द इंपेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, बिकॉज दिस इज पार्ट ऑफ दिस यूनिट ऑल्सो। ओके, तो बात करते हैं ज़ाइडाल प्रोसेस के बारे में। ज़ाइडाल्स प्रोसेस, तो ज़ाइडाल प्रोसेस और ड्यूमा प्रोसेस दो मेथड हैं नाइट्रोजन को एस्टिमेट करने के लिए। दो मेथड्स हैं जिनसे हम नाइट्रोजन का एस्टिमेशन करते हैं। अब बात करते हैं हम ज़ाइडाल प्रोसेस के बारे में। हाउ टू कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, वहां पर फॉर्मूला था ड्यूमा में वेट ऑफ वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन एट NTP इन मिलीलीटर्स, NTP पर नाइट्रोजन का वॉल्यूम मिलीलीटर में बाय 8 इंटू वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। और यहां पर क्या फॉर्मूला है, तो द फॉर्मूला इज 1.4 इंटू मिली इक्वलेंट्स ऑफ एसिड, मिली इक्वलेंट ऑफ एसिड न्यूट्रलाइज्ड बाय अमोनिया, neutralized by ammonia, milli equivalent of acid 1.4 into milli equivalent of acid neutralized by ammonia, into upon weight of organic compound, कंपाउंड। तो मैंने आपको जैसा बताया है वो ये ध्यान रखना है कि फॉर्मूलों को एक्यूरेटली याद रखना है। 1.4 इंटू मिली इक्वलेंट ऑफ एसिड न्यूट्रलाइज्ड बाय अमोनिया बाय वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब यहां पे मिली इक्वलेंट कैसे निकालते हैं, इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है। मिली इक्वलेंट निकालने का फॉर्मूला है N इंटू V, नॉर्मैलिटी इंटू वॉल्यूम, नॉर्मैलिटी इंटू वॉल्यूम इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ मिली इक्वलेंट। मिली इक्वलेंट कैसे निकाल सकते हैं, नॉर्मैलिटी इंटू वॉल्यूम, N इंटू V, नॉर्मैलिटी इंटू वॉल्यूम से हम मिली इक्वलेंट अगर नहीं दिया हुआ है तो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर डिटरमिनेशन ऑफ परसेंटेज बाय ज़ाइडाल प्रोसेस। तो ये ज़ाइडाल प्रोसेस से नाइट्रोजन का परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला है। और आपको मैंने बताया था कि क्वेश्चन में हमेशा ये दिया रहता है कि बाया ड्यूमा मेथड जा रहे हैं या बाया ज़ाइडाल मेथड जा रहे हैं, ये इसको आपको अलग से आइडेंटिफाई करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, एक क्वेश्चन देखते हैं। 0.48 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, 0.48 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, 0.48 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, 0.48 gram of organic compound estimated by ज़ाइडाल्स process
estimated by Zaldahl's process, estimated by Zaldahl's process, 19.2 milliliter of ammonia gas produce, 19.2 milliliter of ammonia gas produce, 19.2 milliliter of ammonia gas produce, 19.2 milliliter of ammonia gas produce when it is passed through the when it is passed through the n/2 solution of HCl, when it is passed through the n/2 solution of HCl, when it is passed through the n/2 solution of HCl. And it get completely neutralized. It get completely neutralized. Calculate percentage of नाइट्रोजन, कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, मिली इक्विवेलेंट फाइंड आउट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या काम करना है, फाइंड द मिली इक्विवेलेंट। तो मिली इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा इसके बारे में मैंने आपको बताया, फॉर्मूला n/v से मिली इक्विवेलेंट निकालने का फॉर्मूला है n/v। तो नॉर्मेलिटी इज 1/2, वॉल्यूम ऑफ अमोनिया कितना है 19.2 लीटर। तो यहां से हमको मिली इक्विवेलेंट मिल जाएगा, 2 9 18, तो 9 आ गया 8 1 कैरी हुआ तो 9.6 मिली इक्विवेलेंट, मिली इक्विवेलेंट। ओके, तो 9.6 मिली इक्विवेलेंट आ गया इसका n/v का प्रोडक्ट, जो कि हमें कैलकुलेशन के लिए कंपलसरी चाहिए, क्योंकि फॉर्मूले में हमें मिली इक्विवेलेंट रखना है, मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड न्यूट्रलाइज्ड बाय अमोनिया। ठीक है, तो देखो फॉर्मूला क्या था, सिंपल सा है, अब आगे हो जाएगा। परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, तो 1.4 इंटू मिली इक्विवेलेंट कितना आ गया 9.6 बाय व्हाट इज द फॉर्मूला, बाय वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना है 0.48, 0.48, तो 14 या 42, 0.3 आ जाएगा। तो 27-28 के ऑर्डर में कुछ आंसर मिलना चाहिए, है ना। तो 28% इज द आंसर, 28% यहां पे आपको आंसर मिल जाएगा। तो दिस इज two different methods which is used to estimate the nitrogen in the compound, that is Duma and Zaldahl। और काम क्या करना है, सब पर एक एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा और लगाना है, और सबसे इंपॉर्टेंट काम है फॉर्मूलों को एक्यूरेटली याद रखना, क्योंकि ये वो यूनिट्स हैं जो कॉमनली मिस हो जाते हैं, लेकिन क्वेश्चन आता है और हर बार क्वेश्चन आया है, इसलिए इनको हम मिस नहीं कर सकते हैं। तो इट इज अबाउट द कैलकुलेशन of percentage of nitrogen by Duma method and Zaldahl method। अब थोड़ी सी बात हम लोग कर लेते हैं इंपेरिकल फॉर्मूले के बारे में। तो देखिए यहाँ पे जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन निकालने वाले मेथड थे, उनसे भी कभी कभी सीधे इक्विवेलेंट वेट पर ले जाते हैं, सीधे सीधे इंपेरिकल फॉर्मूले पर ले जाएंगे, इंपेरिकल फॉर्मूले की कैलकुलेशन की बात करेंगे। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि यहां से सीधे सीधे इंपेरिकल फॉर्मूले का कैलकुलेशन करने को बोल सकते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ
empirical and molecular formula, calculation of empirical and molecular formula. Okay, तो how to calculate empirical and molecular formula. तो जो एक्चुअल फॉर्मेट है किसी भी कंपाउंड का वो उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, और जिसमें एलिमेंट्स सिंपल रेशो में प्रेजेंट रहते हैं वो इंपेरिकल फॉर्मूला है. ठीक है, तो सिंपलेस्ट केमिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड, इंपेरिकल फॉर्मूला हिंदी में कहते हैं मूलानुपाती सूत्र, इंपेरिकल फॉर्मूला. तो व्हाट इज द इंपेरिकल फॉर्मूला? द सिंपलेस्ट केमिकल फॉर्मूला, द simplest chemical formula, the simplest chemical formula of a compound is called empirical formula of the compound, is called empirical formula of the compound. तो simplest जो फॉर्मूला है किसी कंपाउंड का, simplest chemical formula express the number of atoms in the compound is called empirical formula. तो simplest formula जो है किसी कंपाउंड का उसको हम क्या कहते हैं? empirical formula कहते हैं. अब कैसे निकलेगा उसकी बात करते हैं. तो उसके लिए क्या करते हैं, पहले मैं आपको बायो मेथड समझाता हूं कि बायो मेथड कैसे निकलेगा, फिर उसके बाद हाउ टू शॉर्टकट कैलकुलेट द इंपेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड. शॉर्टकट भी सीख लेंगे. ठीक है, तो पहले बात करते हैं कंप्लीट प्रोसेस, बाय प्रोसेस कैसे निकालते हैं. तो देखो, जैसे एक क्वेश्चन आया, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड containing 40% कार्बन, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन ले रहे हैं. 40% कार्बन, 6.66% हाइड्रोजन, 6.66% हाइड्रोजन एंड 53.34% ऑक्सीजन. कभी कभी क्या होता है, ऑक्सीजन का परसेंटेज नहीं दिया रहता है. तो ये ध्यान रखना, जो पूरा फॉर्मेट है अगर वो 100% नहीं हो रहा है, पूरा फॉर्मेट अगर 100% नहीं हो रहा है, तो जो रिमेनिंग पार्ट बचेगा, जैसे मान लो 70% हुआ तो 30% क्या है, तो इट मींस इट इज ऑक्सीजन. वो अंडरस्टूड है कि अगला जो एलिमेंट होगा अगर वो परसेंटेज में नहीं गिवन है तो वो ऑक्सीजन होगा. ये एक इंपॉर्टेंट बात यहां पे ध्यान रखना है. एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग 40% carbon, 6.66% hydrogen and 53.34% oxygen. Vapor density of compound is 30 और कंपाउंड का वेपर डेंसिटी कितना है? 30 है. कैलकुलेट empirical and molecular formula of the compound. तो कंपाउंड का आपको इंपेरिकल फॉर्मूला भी निकालना है और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी निकालना है. एंड हाउ टू अप्रोच बाय द प्रोसेस, बाय प्रोसेस कैसे जाएंगे पहले उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं. ठीक है, तो एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग 40% ऑफ कार्बन, 6.66% ऑफ हाइड्रोजन एंड 53.34% ऑक्सीजन. वेपर डेंसिटी ऑफ द कंपाउंड इज 30. कैलकुलेट इंपेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड. ये हो गया आपका क्वेश्चन. अब बात करते हैं क्वेश्चन के बाद सॉल्यूशन के बारे में. तो पहले इंपेरिकल फॉर्मूला निकालना सीखते हैं. हाउ टू कैलकुलेट द इंपेरिकल फॉर्मूला. ठीक, तो देखो इंपेरिकल फॉर्मूला कैसे निकालते हैं उसकी बात करें. पहले हमने कहा कि बाय प्रोसीजर जाएंगे जिससे कोई मिस्टेक होने का चांस नहीं रहता है.
तो कौन कौन से एलिमेंट हैं? तो एलिमेंट्स परसेंटेज वेट, उसका एटॉमिक वेट, रिलेटिव रेशो, इसके बाद हम बात कर रहे हैं रिलेटिव रेशो के बारे में, रिलेटिव रेशो। और रिलेटिव रेशो कैसे निकालते हैं? परसेंटेज वेट बाय एटॉमिक वेट और मॉलिक्यूलर वेट, बाय एटॉमिक वेट और मॉलिक्यूलर वेट। हाउ टू कैलकुलेट द रिलेटिव रेशो? रिलेटिव रेशो कैसे कैलकुलेट करते हैं? इट इज बाय परसेंटेज वेट बाय एटॉमिक वेट, परसेंटेज वेट बाय एटॉमिक वेट और परसेंटेज वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। अगर कोई मॉलिक्यूल ही है तो मॉलिक्यूलर वेट के हिसाब से कैलकुलेट होगा। उसके बाद द लास्ट पॉइंट इज सिंपल रेशियो, सिंपल रेशियो। और सिंपल रेशियो कैसे निकालेंगे? जब आप रिलेटिव रेशियोज के सभी कैलकुलेशन कर लेंगे तो जो उसमें से सिंपलेस्ट डिजिट होगा, द सिंपलेस्ट डिजिट ऑफ द रिलेटिव रेशियो इज डिवाइड ऑल द रिलेटिव रेशियोज। जो सिंपलेस्ट डिजिट होगा उससे सबको डिवाइड कर देंगे तो आपको सिंपल रेशियो मिल जाएगा। और अगर सिंपल रेशियो मान लीजिए कभी फ्रैक्शन में आ रहा है तो यूज द अप्रोप्रिएट डिजिट। इफ द सिंपल रेशियो इज इन फ्रैक्शन तो क्या करेंगे? यूज द अप्रोप्रिएट डिजिट टू मल्टीप्लाई द सिंपल रेशियो सो फॉर कन्वर्टेड इनटू होल नंबर्स में कन्वर्ट करेंगे। ओके, देखो अब पहला एलिमेंट आपके पास क्या था? कार्बन। और परसेंटेज वेट इसका गिवन है आपको 40% था। और थोड़ा डाउन साइड लेना पड़ेगा क्योंकि ये फॉर्मूले को क्लैश कर देगा नहीं तो। ठीक है, तो देयर इज द कैलकुलेशन ऑफ द ओके नाउ। तो पहला एलिमेंट हमारे पास था कार्बन, कितना परसेंट? 40%। कार्बन का वेट कितना होता है? 12। तो डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 3.33। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ रिलेटिव रेशियो। सेकंड एलिमेंट क्या था मेरे पास? हाइड्रोजन, इट इज 6.66, वेट इज 1। डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6.66। थर्ड एलिमेंट था मेरे पास ऑक्सीजन, 53.34, वेट इज 16 और डिवाइड करेंगे तो अगेन आ जाएगा 3.33। तो द स्मॉलेस्ट डिजिट ऑफ द रिलेटिव रेशियो, द स्मॉलेस्ट डिजिट ऑफ द रिलेटिव रेशियो इज 3.33। 3.33 इसमें से स्मॉलेस्ट डिजिट है। ठीक है, तो अब क्या काम करना है? अब ऑल द डिजिट्स ऑफ रिलेटिव रेशियो इज डिवाइडेड बाय द स्मॉलेस्ट डिजिट। ओके, तो कितना आ जाएगा? 1 to 1 एंड दिस इज द इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। ये इस कंपाउंड का इंपेरिकल फॉर्मूला बन गया है। नाउ द इंपेरिकल फॉर्मूला इज रेडी। क्या है इंपेरिकल फॉर्मूला? एक कार्बन है, 2 हाइड्रोजन है आपके पास और एक ऑक्सीजन है, CH2O। CH2O इज द इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। एंड नाउ अब आपको पता है तो आप इसको पहचान भी सकते हो आराम से। HCHO, फॉर्मल्डिहाइड। दैट कंपाउंड अकॉर्डिंग टू द इंपेरिकल फॉर्मूला इज फॉर्मल्डिहाइड। तो इंपेरिकल फॉर्मूले के हिसाब से वो कंपाउंड कौन सा है? फॉर्मल्डिहाइड है। फॉर्मल्डिहाइड इज द कंपाउंड अकॉर्डिंग टू इट्स इंपेरिकल फॉर्मेट। क्लियर? अब बात करते हैं इंपेरिकल फॉर्मूला का कैलकुलेशन हो गया। अब देखिए, आपको क्वेश्चन में वेपर डेंसिटी दिया हुआ था। या तो आपको क्वेश्चन में वेपर डेंसिटी दिया होगा या तो फिर आपको सीधे सीधे मॉलिक्यूलर वेट दिया होगा, तब आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूले पर पहुंच जाओगे। क्या क्या चांसेस हैं? दैट इज वेपर डेंसिटी इज गिवन और मॉलिक्यूलर वेट इज गिवन। या तो आपको मॉलिक्यूलर वेट दिया होगा या तो आपको वेपर डेंसिटी दी हुई होगी। तो वेपर डेंसिटी या मॉलिक्यूलर वेट दिया होगा तो हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूले पर पहुंच जाएंगे। तो अब चाहिए मुझे, अब क्या करना है? इंपेरिकल फॉर्मूले के बाद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है। तो कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है।
तो मॉलिक्यूलर वेट का एक फॉर्मूला होता है, मॉलिक्यूलर वेट इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। ओके, तो ये फॉर्मूला ध्यान रखेंगे, इट इज अ न्यू फॉर्मूला, 2 इंटू वेपर डेंसिटी। मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालते हैं, 2 इंटू वेपर डेंसिटी। तो वेपर डेंसिटी इज गिवन इन द क्वेश्चन 30, तो नाउ द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द कंपाउंड इज 60। अब कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट कितना आ गया, 60 आ गया। अब इसके बाद हम निकालेंगे अगला पॉइंट, एन फैक्टर। एन फैक्टर मतलब नंबर ऑफ एटम्स, कितना चेंज है इंपेरिकल और मॉलिक्यूलर में। हाउ टू कैलकुलेट, तो दिस इज इंपेरिकल फॉर्मूला वेट, इंपेरिकल फॉर्मूला वेट बाय मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेट, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेट, इंपेरिकल फॉर्मूला वेट बाय मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेट। तो इंपेरिकल फॉर्मूला क्या था, द इंपेरिकल फॉर्मूला इज CH2O। इंपेरिकल फॉर्मूला क्या था मेरे पास, CH2O। तो CH2O का वेट कर लीजिए, कितना आ जाएगा 30। तो इंपेरिकल फॉर्मूला वेट इक्वल टू 30। there is some change, that is n is the number of atoms, it is calculated by the molecular formula weight by empirical formula weight। यहां पे फॉर्मूला मैंने उल्टा लिख दिया है ना, तो दिस इज molecular formula weight by empirical formula weight। तो molecular formula weight is here 60, empirical formula weight is 30। तो now n equal to कितना आ जाएगा, 2। n is the 2, number of atoms are 2 increased by 2 times of the empirical formula। now molecular formula equal to small n into empirical formula, small n into empirical formula। तो n का वैल्यू कितना आ गया, 2। empirical formula क्या है, CH2O। तो now the molecular formula is C2H4O2, C2H4O2, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, एंड दैट इज CH3COH, एसिटिक एसिड, दैट इज एसिटिक एसिड। तो दिस इज मेथड फॉर कैलकुलेशन ऑफ इंपेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। ये वो मेथड है जिससे हम इंपेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड कैलकुलेट करते हैं। अब देखो, कितना भी टफ क्वेश्चन हो, कितने भी ज्यादा एलिमेंट हो, दिस इज द प्रोसीजर। ये पूरा प्रोसीजर है कैलकुलेट करने का। मतलब यहां से आप इस तरीके से अगर जाएंगे तो कोई भी गलती होने की कोई संभावना नहीं रहेगी। ओके, तो दिस इज द प्रॉपर प्रोसीजर फॉर कैलकुलेशन ऑफ इंपेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। वहां पर एक बात ध्यान रखना है, अगर वेपर डेंसिटी नहीं दिया होगा तो क्वेश्चन में आपको मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द कंपाउंड गिवन होगा। ओके, अब बात करते हैं अगले फॉर्मूले पर, अगले क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अनऑर्गेनिक कंपाउंड, अनऑर्गेनिक कंपाउंड, organic compound containing, organic compound containing 53.33% carbon, 53.33% carbon, 53.33% carbon, 15.55% hydrogen and 15.55% hydrogen and 31.11% nitrogen. Calculate
इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, तो उस कंपाउंड का क्या करना है, इंपेरिकल फॉर्मूला निकालना है। तो देखो बाय प्रोसीजर चलते हैं। अब आपको सभी चीजें पता है, एलिमेंट, परसेंटेज वेट इज गिवन इन द क्वेश्चन, एटॉमिक वेट ये आपको याद करके आना है घर से, रिलेटिव रेशियो हाउ टू कैलकुलेट, दैट इज बाय अ परसेंटेज वेट, बाय एटॉमिक वेट, एंड देन सिंपल रेशियो। देन सिंपल रेशियो कैसे निकालेंगे, जो रिलेटिव रेशियो का सबसे छोटा डिजिट होगा उसे सबको डिवाइड कर देंगे। तो कार्बन पहला एलिमेंट आपके पास है कार्बन, इसका परसेंटेज वेट कितना दिया हुआ है 53.33, वेट इज 12, डिवाइड करिए तो रिलेटिव रेशियो मिल जाएगा 12 चौक 48, 5 मतलब 4.44 टाइम्स 4.44 आ गया। ओके, सेकेंड एलिमेंट हाइड्रोजन कितना 15.55 डिवाइडेड बाय 1 तो आ जाएगा 15.55। The last element is nitrogen, there is 31.11, weight is 14, नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट 14, तो अप्रोक्सीमेट 14 दूनी 28, 14 2 28, 2.22, तो सबसे छोटा डिजिट क्या आ रहा है 2.22 आ रहा है, 2.22 is the smallest digit, तो it is 2, it is 7, okay, it is 1. This is the empirical formula of the compound. So what is the empirical format of the compound? C2H7N, C2H7N, क्या आ गया C2H7N, C2H7N मतलब C2H5NH2, C2H5NH2 ethylamine. Okay, so this is the way to calculate the empirical formula and molecular formula of the compounds. ये तरीका जिससे हम empirical formula और molecular formula of the compound को justify करते हैं। जैसा मैंने आपसे कहा कि आपको इन मेथड से भी दे देंगे कि वो एक ऑर्गेनिक रिएक्शन हुआ, इतना परसेंट कार्बन निकला, इतना परसेंट ऑक्सीजन, इतना ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट हुआ, इतना ग्राम जो है CO2 जनरेट हुआ, वाटर जनरेट हुआ, तो आप इंपेरिकल फॉर्मूला निकालो। तो पहले क्या करेंगे, परसेंटेज ऑफ कार्बन, परसेंटेज ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन सबके परसेंटेज निकालेंगे, उसके बाद फिर उसको फॉर्मेट पे लाएंगे। अगला क्वेश्चन, इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन ये आ चुका है, एम्स के एग्जाम में आया हुआ है, प्रीवियस किसी ईयर में आया है, ईयर मुझे याद नहीं अच्छे से। ओके, इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड, इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड, इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज CH2O। एक कंपाउंड है उसका इंपेरिकल फॉर्मूला CH2O है। इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज CH2O। इट्स मॉलिक्यूलर वेट इज 180, उसका मॉलिक्यूलर वेट 180 है, मॉलिक्यूलर वेट इज 180। फाइंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, फाइंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, तो उस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, तो उस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा ये निकालना है। तो देखो इंपेरिकल फॉर्मूला आपको दिया हुआ है CH2O, मॉलिक्यूलर वेट आपको दिया हुआ है 180, तो पहले आप इंपेरिकल फॉर्मूला वेट निकालो, इंपेरिकल फॉर्मूला वेट, इंपेरिकल फॉर्मूला वेट, तो CH2O कार्बन 12, ऑक्सीजन CH2, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, तो कितना आ जाएगा 30। ओके, नाउ एन फैक्टर पे जाएंगे, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंस, नंबर ऑफ एटम्स, एन फैक्टर इट इज 180, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेट बाय
empirical formula weight. So this is 180 by 30. So now it is 6. Okay, so n factor is 6. And now molecular formula. So n factor is 6 into empirical formula is CH2O. So now the compound is C6H12O6. वो कंपाउंड क्या होगा? C6H12O6. ग्लूकोज, फ्रक्टोज, कुछ भी हो सकता है. तो दैट कंपाउंड इज C6. मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ दैट कंपाउंड इज C6H12O6. ये इस कंपाउंड का मोलिकुलर फॉर्मूला हो जाएगा. ओके, तो मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड इज C6H12O6. मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड इज C6H12O6. बाय प्रोसीजर भी बहुत बड़ा नहीं है. जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो आसानी से सॉल्व हो जाएंगे इसके क्वेश्चंस. ऐसा कुछ टफ नहीं है एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में, बट प्रॉपरली अरेंज करने का काम इसमें रहता है. ठीक है, तो जब प्रॉपरली अरेंज करेंगे तो कोई दिक्कत इसमें आपको नहीं होगी. कुछ और क्वेश्चन करते हैं. सम मोर क्वेश्चंस. अब देखो सिंपल क्वेश्चन कैसे रहते हैं. अ कंपाउंड कंटेनिंग, ऑब्जेक्टिव पे लाते हैं अब इसको. अ कंपाउंड containing 90% carbon and 10% हाइड्रोजन. दो ही एलिमेंट हैं इसमें. 90 और 10 मिला के कितना हो गया? 100. 90% कार्बन एंड 10% हाइड्रोजन. 90% कार्बन एंड 10% हाइड्रोजन. ओके, 90% carbon and 10% hydrogen. The empirical formula of the compound is तो उस कंपाउंड का empirical formula होगा. ऑप्शंस आर हियर. C3H10, ऑप्शन B is there. CH2, option C is there. C3H2 and option D is here. C3H4. अब मैं आपको इसको, वैसे तो प्रोसीजर आपको पता ही है, कार्बन और हाइड्रोजन का परसेंटेज रखेंगे. बाया प्रोसीजर तो आप निकाल ही लोगे अब, है ना. तो बाया प्रोसीजर तो ठीक है. अब शॉर्टकट तरीका बताता हूं कि हाउ टू कैलकुलेट शॉर्टकट. तो देखो, पहले क्या देखना है? कार्बन और हाइड्रोजन का परसेंटेज. अगर 3 एलिमेंट हैं और 2 जगह अगर रिजेंबलेंस सेम आ रहा है तो थर्ड एलिमेंट को भी आपको यहां पे मैच करना पड़ेगा. क्या कहा मैंने? अगर 3 एलिमेंट हैं और 2 जगह पे आपका जो रेशो है वो सेम मैच कर रहा है तो थर्ड वाले एलिमेंट के रेशो को भी मैच करके देखना पड़ेगा. ठीक है, ओके. नाउ स्टार्ट. कार्बन कितना? 90%. हाइड्रोजन कितना? 10%. 10% इज द हाइड्रोजन. तो रेशो कितना आ गया कार्बन और हाइड्रोजन का? रेशो इज व्हाट? 9:1. क्या रेशो है? 9:1. कार्बन हाइड्रोजन का रेशो कितना है? 9:1. अब आइए ऑप्शंस में मैच करते हैं. ए ऑप्शन पे चलिए. C3H10, यही है ना पहला ऑप्शन, ऑप्शन ए. C3H10. कार्बन का वेट कितना? 12. 12 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 36. हाइड्रोजन का वेट कितना? 1 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ गया? 10. तो रेशो क्या मिल रहा है आपको? 3.6:1 का रेशो मिल रहा है. मतलब ये आंसर नहीं हो सकता है. हमको रेशो कितना चाहिए? 9:1 का चाहिए. ऑप्शन बी को मैच करते हैं. ऑप्शन बी, CH2. कार्बन कितना? 12. हाइड्रोजन कितना? 1. 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2. तो रेशो इज 6:1. 6:1. अगेन इट इज नॉट पॉसिबल. ऑप्शन सी.
C3H2, तो कार्बन देखिए C3H2 था इसमें, अब मैच करिए कितना 36 हो गया और ये 2, 36 एंड 2, तो कितना आ जाएगा 18:1। दिस इज अगेन नॉट करेक्ट आंसर। अब बात करते हैं ऑप्शन डी की, तो व्हाट इज ऑप्शन डी? C3H4, 12 3 36 और हाइड्रोजन कितना 1 4, 9:1, 9:1। इट मींस द डी इज द करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन। कैसे मैच किया समझ आया? देखो पहले जो क्वेश्चन में कार्बन हाइड्रोजन का रेशो था, 3 एलिमेंट होगा तो तीनों के रेशो ले लेंगे, ठीक है। तो कार्बन और हाइड्रोजन के रेशो को पहले मैंने लिखा कितना है 9:1। अब ऑप्शन में मैच किया, मैच इन द ऑप्शन, अगर वो 9:1 आ गया तो करेक्ट आंसर होगा। और मैंने ये बताया कि अगर 3 एलिमेंट होंगे और 2 जगह अगर कहीं रेशो सिमिलर हो रहा है तो थर्ड वाले के रेशो को भी मैच करके तब आंसर पर जाना है। ये इतना इसमें रिस्क रहता है कि अगर आप बिना थर्ड वाले पे गए, आपने मैच कर दिया तो वो गड़बड़ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये एक बात इसमें आपको क्लियरली ध्यान में रखना है, ठीक है। तो आंसर इज डी। आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। जो क्वेश्चन में रेशो है अगर वो आंसर में रेशो करेक्टली मैच कर गया तो ये सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं अबाउट नेक्स्ट क्वेश्चन। तो कार्बन और हाइड्रोजन वाले ही 2 रेशो वाले मिलाते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड containing 80% carbon and 20% हाइड्रोजन। 80% कार्बन है और 20% हाइड्रोजन है। 80% कार्बन एंड 20% हाइड्रोजन। 80% कार्बन एंड 20% हाइड्रोजन। कितना? 80% कार्बन है और 20% हाइड्रोजन है। इंपेरिकल फॉर्मूला निकालना है। कैलकुलेट द इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। ऑप्शन ए इज हियर। ऑप्शन ए इज C6H6, C6H6। ऑप्शन बी इज C2H6, ऑप्शन बी इज C2H6, ऑप्शन सी इज C2H5OH। तो वो तो हो ही नहीं सकता है क्योंकि ऑक्सीजन है ही नहीं। ऑप्शन सी इज C2H5OH। दिस इज ऑप्शन सी। ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि कंपाउंड पहले से ही कंप्लीट है। ऑप्शन डी, और यह आया हुआ क्वेश्चन है, ऑप्शन डी CHCl3, CHCl3। तो देखो इन दोनों ऑप्शन पे तो हम बात ही नहीं करेंगे क्योंकि ना तो हमारे कंपाउंड में क्लोरीन है और ना ही हमारे कंपाउंड में ऑक्सीजन है। वो तो पहले से ही 80-20 के रेशो पे पैकअप है। तो 2 ही ऑप्शन है जहां पे हमको बात करना है। इन दोनों ऑप्शन पर हमको बात करना है। ऑप्शन पहले क्वेश्चन में देखते हैं क्या दिया है। क्वेश्चन में कार्बन कितना 80%, हाइड्रोजन कितना 20%, तो रेशो कितना आ जाएगा 4:1। अब इन दोनों में मैच कर लो। ऑप्शन ए C6H6, कार्बन का वेट C6H6, कार्बन का वेट कितना 12, तो ये हो जाएगा 72। हाइड्रोजन का वेट कितना 1, तो ये हो जाएगा 6। तो कितना आ गया 12:1 का रेशो आ रहा है, मतलब ये मैच नहीं कर रहा है। अब दूसरे वाले को देखते हैं, C2H6, कार्बन कितना 12, 2 कार्बन है तो कितना हो गया 24, हाइड्रोजन कितना 1 6, क्या हो जाएगा 4:1, 4:1। इट इज आंसर। तो ये आ गया आंसर। तो दिस इज शॉर्टकट मेथड। तो इसे आप 3 वाले कंपाउंड को भी बहुत आसानी से लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये ध्यान रखना है कि अगर जैसे हमने 4:1 का रेशो आया तो 2 ऑप्शन में अगर कभी 4:1 का रेशो मिल रहा है तो थर्ड वाले एलिमेंट के रेशो को भी आपको मैच करना है। ये बात उसमें ध्यान रखनी पड़ेगी। ओके, और जब प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। बिना पूरा प्रोसीजर यूज किए भी इसके क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं। इट इज नॉट डिफिकल्ट।
अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर, एक और क्वेश्चन करते हैं। ओके, तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वो भी अच्छा क्वेश्चन है और आया हुआ क्वेश्चन भी है, प्रीवियस किसी ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। इन अ कंपाउंड, carbon, hydrogen and nitrogen is present. Carbon, hydrogen and nitrogen is present in a ratio of carbon, hydrogen and nitrogen is present in a ratio of 9:1:3.5. 9:1:3.5. 9:1:3.5. Molecular mass of the compound molecular mass of the compound is 108. Then its molecular formula is, तो उसका molecular formula क्या होगा? Its molecular formula is, तो उस कंपाउंड का molecular formula क्या होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। अब देखो क्या दिया हुआ है, द रेशो ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, द रेशो ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज 9:1:3.5. 9:1:3.5. तो देखो कैसे जाएंगे, कार्बन कितना, रेशो कितना है 9, वेट कितना होता है कार्बन का 12, तो कितना आ जाएगा 0.75. दूसरा एलिमेंट क्या है, हाइड्रोजन, 1 बाय वेट कितना 1, तो कितना आ गया 1. नाइट्रोजन, तीसरा एलिमेंट क्या है, नाइट्रोजन, कितना 3.5, तो 3.5 वेट कितना नाइट्रोजन का 14, तो कितना आ जाएगा 0.25. ओके, 1/4 है 0.25. अब सब कैसे आ रहे हैं, फ्रैक्शन में है, हाइड्रोजन को छोड़ करके सब डाटा कैसे आ रहा है, फ्रैक्शन में आ रहा है. तो देखो जब रेशो दिया होगा तब आपको क्या करना है, पहले उसके वेट से डिवाइड करना है, आपको सब उसको वेट से डिवाइड कर दिया. ठीक, अब क्या करना है, 0.75, 1 और 0.25. अब हम किस डिजिट से मल्टीप्लाई करें कि सब होल नंबर्स में चले जाएं, तो 0.25 है, तो 0.25 को कम से कम आपको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो वो 1 होगा. ठीक है, तो मल्टीप्लाइड बाय 4, 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, C आपके पास आ जाएगा 3, H कितना आ जाएगा आपके पास 4 और N, ये आपका आ जाएगा फॉर्मूला, है ना. अब पहले ये चेक कर लीजिए कि क्या पूछा था, मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, और वेट कितना दिया है 108 दिया है, वेट कितना दिया हुआ है 108, उसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है. ठीक, तो देखो कितना हो गया इसका वेट, 12 3 is 36, 36 प्लस 4 तो 40, 40 प्लस 14 तो कितना आ गया 54 इज हियर. तो दिस इज द इंपेरिकल फॉर्मूला, ये आ गया इंपेरिकल फॉर्मूला. वेट कितना है इसका 54 है, और हमें किस वेट का कंपाउंड चाहिए, मॉलिक्यूलर वेट उस कंपाउंड का कितना होना चाहिए, वो क्वेश्चन में दिया था 108. तो नाउ द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, तो एन फैक्टर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, 54 है वो 108 है, तो क्या करेंगे डबल कर देंगे, तो क्या हो जाएगा C6H8N2, ये आ जाएगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H8N2. फिर से देखिए क्या काम किया हमने,
the given ratio are divided by the molecular weights, the given ratio are divided by the molecular weight। तो सबका मुझे कंपोजिशन मिल गया, रिलेटिव रेशो मिल गया। एक तरह से देखा जाए तो रिलेटिव रेशो के मिलने के बाद उसको क्या किया मैंने, होल नंबर में लाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आ गया C3H4n। लेकिन क्वेश्चन में इंडिकेट करके दिया है कि उस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट 108 होना चाहिए, 108 हो जाना चाहिए मॉलिक्यूलर वेट। अभी कितना हो रहा था इंपेरिकल फॉर्मेट से 54, तो 108 करने के लिए क्या करूंगा मैं, 54 को 2 से और मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 2 से और मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 3 2 6, 4 2 8 और n2, n को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो n2 हो जाएगा। तो दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड एंड दिस इज मेथड used to calculate molecular and empirical formula of the compound. In the next lecture we are going to discuss about the technique used to purify the organic compounds. Okay commandos, thank you.